नमस्कार दोस्तों। चैप्टर रहेगा अर्थिंग। अर्थिंग यानी भू संयोजक। ये चल रहा है अपना क्रैश कोर्स और इसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होगा। आइए तो यहाँ पर आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अपना भू संयोजन यानी अर्थिंग। आइए तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर भू संयोजन पे। नेक्स्ट, अर्थिंग। अर्थिंग क्या है समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ नॉर्मली हम कहते हैं, देखो हमारे पास में एक कोई विद्युत उपकरण है, थोड़ी देर के लिए अपन समझ जाते हैं कि ये कूलर है। ठीक है, ये कूलर है और हम कहते हैं कूलर जब हमने लगाया तो चोखा भला आराम से ये कार्य कर रहा था, महीने 2 महीने बीत गए। लेकिन कुछ समय बाद हमने देखा तो इसमें धीरे धीरे करंट आने लग गए। इसकी बॉडी के टच किया तो करंट आ रहा था। फिर किसी ने ये कहा कि एक काम करो भाई, इसकी जो बॉडी है धात्विक, इसको आप एक तार के द्वारा जमीन में एक सरिया गाड़ के यानी विद्युत इलेक्ट्रोड गाड़ के और इसको ऐसे टच कर दो, ये करंट रुक जाएगा। तो यहां नॉर्मली हमने देखा कि एक कूलर की जो बॉडी है इसको हमने यहां से एक तार के द्वारा टच किया और जमीन में एक धात्विक यानी लोहे का एक सरिया हमने गाड़ दिया और ये तार टच कर दिया, यहां बांध दिया, तो दोस्तों इसका करंट हो गया गायब। लेकिन ये जो पूरी प्रणाली जो है यही क्या कहलाती है? अर्थिंग कहलाती है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि कोई भी विद्युत उपकरण होता है इसमें दोष आ जाता है तो वो दोषिंग धारा जो होती है, दोष धारा जो होती है, उस दोष धारा को किसी एक धात्विक इलेक्ट्रोड के द्वारा जमीन में भेजा जाता है सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक। तो वह प्रणाली, वह विधि बोलो क्या कहलाती है? अर्थिंग कहलाती है। अर्थिंग क्या है? भू संयोजन यानी अर्थक्वेक। यह विधि जिसमें परिपथ के शॉर्ट होने या लीकेज होने, कुछ भी हो गया यानी होने पर उसमें प्रवाहित शॉर्ट सर्किट धारा एक इलेक्ट्रोड की सहायता से भूमि में सफलता पूर्वक प्रवाहित हो जाती है, उसे बोलो हम क्या नाम देंगे? उसे क्या नाम देंगे? अर्थिंग कहते हैं। तो पृथ्वी का विभव बोलो कितना होगा? शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका प्रतिरोध भी शून्य होता है। तो पृथ्वी से जोड़ी जाने वाली वैद्युतिक युक्ति का विभव भी कितना होगा? शून्य होता है। नेक्स्ट हम कहते हैं एक चिन्ह हमारे पास अर्थिंग है और एक है ग्राउंडिंग। मुझे ये क्या लफड़ा है? देखो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा सा कहा कि ये मेरा कूलर है और कूलर की बॉडी के एक तार टच किया और जमीन में गाड़ दिया, तो ये तो कहलाता है अर्थिंग। ठीक है। फिर मैंने कहा कि एक ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांसफार्मर में इनपुट देते हैं तो आउटपुट भी निकलता है, यानी कि ये इधर 11 केवी हमने दे दिया और इधर 440 वोल्टेज थ्री फेज निकलेगा। लेकिन इधर जो हमारा कनेक्शन है वो वाइंडिंग है, वो स्टार में है और स्टार में है तो ये तो बाहर निकल गए 3 और इस स्टार से एक और तार निकला न्यूट्रल। तो भाई पीछे की तरफ से एक छोटा सा निकाल के और इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है यहाँ। तो यहाँ हम कहते हैं इस तार से जाती है विद्युत इससे, और जो न्यूट्रल से है वो वापस आती है। तो यह जाएगी कहाँ? तो ये जो आती है इसको सीधा कहाँ भेजा जाता है? न्यूट्रल में भेजा जाता है। और इस न्यूट्रल को जब हम ग्राउंड करते हैं यानी अब नीचे जमीन से जोड़ते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ग्राउंडिंग कहते हैं। तो ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को जमीन से जोड़ते हैं वो तो कहलाएगी ग्राउंडिंग, और किसी उपकरण के धात्विक भाग को जमीन से जोड़ते हैं वो कहलाएगी अर्थिंग। अब ये तो मैं हाथ लगाऊंगा तो विद्युत झटके से बचाएगा, जबकि ये मशीन को ओवरलोड या फिर कोई भी लोड बैलेंस करने के लिए यानी मशीन की सुरक्षा करेगा, किसी मनुष्य की सुरक्षा नहीं करेगा। ये मशीन की सुरक्षा करेगा। यानी 3 तार है और तीनों तारों में लोड को बैलेंस करने के लिए ये लगाया जाता है। तो ग्राउंडिंग क्या है? तो ग्राउंडिंग क्या है? तो हम कहेंगे
कि मशीन की सुरक्षा करना, और ये क्या है, किसी व्यक्ति की सुरक्षा करना, यानी विद्युत झटके से बचाएगा ये तो। और ये जो बचाता है ये लोड को बैलेंस करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका दोनों का सिंबल मैंने अलग अलग बना दिया, दोनों को जोड़ेंगे ग्राउंड से ही, लेकिन तरीका है भाई, इसकी बॉडी को जोड़ा ये तो अर्थिंग है, लेकिन अंदर से लेके आए वो ग्राउंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम कहते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड या बूछड़ किसे कहते हैं, जो धरती के अंदर गाड़ा जाता है। सीधी भाषा में जो जमीन के अंदर मोटा लग्गा या सरिया जो भी होता है वो गाड़ा जाता है, उसी को बोलो हम क्या कहेंगे, बूछड़। अर्थिंग नियम के अनुसार धातु का वह चालक जो भूमि के अंदर गाड़ा जाता है या दबा होता है उसे अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है लीकेज धारा को पृथ्वी में प्रवाहित करना होता। नेक्स्ट आता है कि अर्थ तार या अर्थिंग लीड किसे कहते हैं। भाई ये मेरा कूलर था और ये धरती के अंदर मैंने सरिया गाड़ दिया, तो कूलर को इलेक्ट्रोड से जोड़ना, जिस तार के द्वारा कूलर को इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे उसी को अर्थिंग लीड कहते हैं। तो जिस तार के द्वारा अर्थ इलेक्ट्रोड को संयोजित किया जाता है उसे अर्थिंग लीड कहते हैं। जिस यानी इस तार में लीकेज धारा क्या होती है, प्रवाहित, दोषित धारा ही तो होगी इसमें। और ध्यान रखना दोष आने पर ही इसमें करंट आएगा, बाकी इसमें करंट नहीं आएगा, जबकि ग्राउंडिंग में 24 घंटे करंट आता रहता है, क्योंकि फेज में जाके न्यूट्रल में जाके धरती में जाता रहेगा। तो ग्राउंडिंग में 24 घंटे करंट आता है, लेकिन इसमें 24 घंटे करंट नहीं आएगा। भाई इसमें तो दोष होगा, बॉडी में करंट आएगा तभी तो नीचे जाएगा, तो इसमें करंट नहीं आता रहता। यह तार किसका बना होगा, सामान्यतः GI का बना होगा, ध्यान रखना, गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जस्तीकृत लोहा, या फिर हम कहेंगे तांबा। तांबे का उपयोग तभी करना है जब आपको क्या नाम दे दे वो, कि आप किसी भवन का अर्थ बना रहे हो तो ही तांबा करना है, अन्यथा आपको क्या ठोकना है, GI ठोकना है। और ध्यान रखना इसकी मोटाई सामान्यतः 6 या फिर 8 SWG हम प्रयोग करते हैं, न्यूनतम 14 SWG का होगा, स्टैंडर्ड मान पर न्यूनतम 8 SWG होता है। अर्थड वस्तु क्या है, अर्थड वस्तु मैं ये कहूंगा, ये तो इलेक्ट्रोड हो गया, ये अर्थ लीड हो गई, और जिस वस्तु को आपने जोड़ा, फ्रिज को जोड़ा, कूलर को जोड़ा, प्रेस को जोड़ा, उसी को बोलो हम क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं भू संपर्कित वस्तु। वह वस्तु जिसे अर्थिंग किया जाता है अर्थड वस्तु कहलाती है, जैसे कूलर हो गया, प्रेस हो गई, हीटर हो गया, गीजर हो गया। सीधे आते हैं और यहाँ पे अर्थिंग के प्रकार की बात करते हैं। तो पहला ले लिया हमने प्लेट अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। अब प्लेट अर्थिंग में कि भाई सबसे पहले तो गड्ढा खोद दो, खोद दिया, नापतोल, नापतोल यह है कि 90 सेंटीमीटर तो चौड़ाई और 90 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, और भाई इसकी गहराई भी होती है, तो गहराई होती है 1.5 से लेकर के 3 मीटर। कितनी होती है, 1.5 से लेकर के 3 मीटर। फिर इसमें हम लगाएंगे प्लेट, और प्लेट का आकार जो होता है 60 इंटू 60 सेंटीमीटर में रहेगा, जब सेंटीमीटर में ध्यान रखना, और इसका भी सेंटीमीटर में रहेगा। लेकिन इसकी जो मोटाई होती है वो मोटाई डिपेंड करेगी कि आपकी प्लेट कॉपर की बन रही है या GI की बन रही है। तो भैया लंबाई और चौड़ाई तो सेम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉपर की अगर प्लेट है तो न्यूनतम इसकी जो मोटाई होगी 3.18 mm होगी, 3.18। और GI की जो प्लेट बन रही है वो इससे जस्ट दुगनी मोटी होगी, तो 6.33 mm, सॉरी 6.36 mm से कम नहीं होनी चाहिए। गड्ढे का आकार तो चौड़ाई तो होगी 90, लंबाई 90 और गहराई होगी 1.5 से 3 कर देना। यहाँ अगर ऑप्शन जैसे 3 नहीं आए, 2.5 आए तो फिर 2.5 तक ले लेते हैं, वैसे 1.5 से 3 अपन लेते हैं। प्लेट गड्ढे में उदर यानी खड़ी अवस्था में होती है। प्लेट कैसे रखोगे, बिल्कुल खड़ी अवस्था में। और पानी पहुंचाने के लिए भैया एक पाइप भी लगा दिया। ये पाइप किसका बनेगा,
तो हम कहेंगे जीआई का। और दोस्तों ये कितनी मोटाई का होगा? 19.5, 19.5 का बना होता है। गड्ढे का आकार बोलो, चौड़ाई कितनी, लंबाई, गहराई 1.5 से 3। हाँ जी, क्योंकि पहली बात तो 2.75 तक ही है, यानी 2.5 तक ही लेते हैं, लेकिन हम 3 तक एक्चुअल में जो अपनी निम्बी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग 1.5 से 3 मीटर, 3 मीटर का मतलब होता है लगभग 10 फीट। तो 10 फीट बहुत हो गए। हाँ जी, प्लेट के चारों ओर नमी बढ़ाने के लिए बोलो क्या डालेंगे? और कोयला। कोयले को क्या कहते हैं? और इनका अनुपात 50 अनुपात 50 का मतलब हो गया 1 अनुपात 1 के अंदर बढ़ते हैं। और एकांतर परत में 15-15 सेंटीमीटर के रूप में हम डालते हैं। फिर आता है हमारा पाइप नली का। यहाँ भी क्या करना था, प्लेट में गड्ढा खोद दो, नाप तोल के 90 × 90 और 1.5 से 3, ये गड्ढा तैयार। प्लेट है तो भाई जीआई की प्लेट या फिर तांबे की। लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों की सेम है, 60 × 60। तांबे की है तो पतली रहेगी, तो जीआई की है तो न्यूनतम 3.18, और उसकी डबल कर दो, 3 का 6 कर दो, और उसका 18 का 36 कर दो। ये लो, ऐसे याद हो गया। खड़ी अवस्था में लगानी है अपन को। ये पूछेगा एक पानी पहुंचाने के लिए पाइप जो जीआई का रहेगा, 19.5 व्यास का वो होता है। और नमी बढ़ाने के लिए चारों ओर क्या डाल दो, उसमें प्रसाद डाल दो, प्रसाद के रूप में नमक और कोयला। अब दूसरी विधि ले लीजिए, पाइप वाली। अब पाइप में भी यही है कि पहले गड्ढा खोदो, तो भाई गड्ढे नाप तोल के खोदेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक गड्ढा खोदा, पहले तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई है जो 30-30 है, 30-30। और गहराई की अगर मैं बात करता हूं तो 2.5 से लेके 4 मीटर, यानी 2.5 से 4 मीटर गहरा ये गड्ढा होगा। अब इसके अंदर क्या पटक दो, पाइप। पाइप बोलो किसका आएगा? जीआई का। किसका आएगा? कितना मोटा आएगा? तो 38 मोटा होगा। ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर भाई छोटे छोटे क्या बना दो, होल। और ये होल होते हैं 12 के होते हैं। कितने के? 12 के होल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मिट्टी भी जानी चाहिए, पानी भी जाना चाहिए, नमक भी अंदर जाना चाहिए, ताकि चारों तरफ नमी बढ़ाकर इसके प्रतिरोध को क्या कर दे, कम कर दे, और करंट जल्दी से जल्दी नीचे चला जाए, इसलिए होल करते हैं। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो हम कहेंगे न्यूनतम होती है 2.5 मीटर। कितनी होगी? 2.5 मीटर इसकी न्यूनतम लंबाई होगी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। और सीधा का सीधा इसको ऊर्ध्वाधर अवस्था में गाड़ दिया जाता है। यहाँ तार लगाएंगे। तार लगाने के लिए नट बोल्ट का हम क्या करते हैं, प्रयोग करेंगे, लेकिन घर में अगर बनाना है तो भाई वेल्डिंग करवाना। ठीक है। लेकिन यहाँ वेल्डिंग कम करवाते हैं और नट बोल्ट लगाते हैं, और यही एग्जाम में पूछ लिया, लेकिन एग्जाम भाई साहब ने वेल्डिंग मान लिया, फिर उसको लास्ट में डिलीट करना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया बस। और इसका उपयोग ज्यादातर हम करते हैं। तो गड्ढे का आकार, लंबाई इंटू चौड़ाई बोलो,
30 × 30। गहराई बोलो। 2.5 से। पाइप का आकार यानी पाइप किसका बड़ा पहले दिया बताओ। जीआई का ज्यादा यूज लेते हैं, कॉपर का हम यूज बहुत नगण्य लेते हैं। लंबाई बोलो इसकी न्यूनतम 2.5 मीटर। इसका व्यास कितना होगा। पाइप के चारों ओर क्या बने होते हैं, होल। कितना होगा, 12 mm के कितने होते हैं, 12 mm ऑप्शन में नहीं मिले तो 12.5 मिलेगा बस। नेक्स्ट हम ये कहते हैं आगे कि पाइप को ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी अवस्था में स्थापित करते हैं। पाइप को पानी के लिए जो पाइप यूज होगा वो बोलो कौन सा होगा, उसका व्यास कितना होगा, 19.5। इस अर्थिंग का उपयोग सामान्यतः अधिक किया जाता है। पाइप के चारों ओर नमी बढ़ाने के लिए नमक कोयला प्रयोग करते हैं, जिसका अनुपात 1:1 होता है। अब बोलो क्या दिक्कत आई दोनों विधियों में। नहीं आई तो आगे बढ़ो। तीसरी विधि आती है हमारी रोड छाप यानी रोड और छड़। तो रोड यानी छड़, ये भाई साहब एक छड़ है धातु की। ये आपके जीआई की भी हो सकती है और ये कॉपर चांदी की नहीं, मरवाओगे तुम। अच्छा, तो यहाँ पे ढूंढने लग जाओगे साहब कहाँ गड़ रही है, और रातों रात खोद गए पता और नहीं चलेगा। हाँ जी, कॉपर और जीआई। तो बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर। भाई साहब इसका व्यास ध्यान रखना 12.20 mm होता है, 12.20 mm। और इसमें भाई साहब गड्ढा नहीं खोदते। टेंट वाले भाई साहब जो काम करते हैं वही काम यहाँ करेंगे, यानी लगाया और ऊपर से दह दह ठोक देते हैं बस। उपाड़ ले जाओ भाई साहब, बस की होनी चाहिए 1.5 मीटर को निकाला भाई। जब भैंस का कोटा कौन निकला तुम सुइया निकली है गया। हाँ जी, तो यहाँ पे सबसे, क्योंकि गड्ढा खोदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो यहाँ पे सबसे अर्थिंग होती है। और इसका उपयोग कम नमी वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, और पानी की मात्रा कम वहां होती है जहाँ बरसात नहीं होती। और बरसात कहाँ नहीं होती तो हम कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र हो गए या फिर रेतीले क्षेत्र आदि होते हैं। छड़ नीचे से, अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं थी, मोटे तो करके भी नहीं आते ऐसे, है ना। नेक्स्ट हम कहते हैं नंबर 4, तो वाटर पाइप टेप। इसमें पानी का नल आ रहा था लोहे वाला, और उसके ऐसे बांध के ले गए। या फिर सपोज करते हैं घर के अंदर ये भाई साहब हेडपंप लगा दिया, तो यहाँ से बांध के अर्थिंग बना दिया। या फिर कहते हैं बोर कटाया था जिसमें लोहे के पाइप दे दिए, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। कि तीनों प्रणालियां में कोई सी भी घर में व्यवस्था हो तो सबसे अच्छा अर्थिंग फ्री में बन जाता है आराम से, बिना मेहनत। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। तो यहाँ अच्छे से इस विधि में अर्थिंग तार लोहे के नल, हेडपंप या लोहे के बोरवेल से संयोजित करके अर्थिंग तैयार करते हैं। अब आता है भैया यहाँ पे कि जीआई या कॉपर तार का व्यास कितना होना चाहिए। हम कहते हैं देखो भैया, अधिकतम व्यास की बात करें तो वो तो 6 होता है, 6 SW। सामान्य व्यास की मैं बात करूं तो 8, न्यूनतम व्यास का 14, और मानक तार का पूछ ले तो न्यूनतम कितना, 8 SW। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा सामान्यतः अर्थिंग तार किसका बना होता है, तो एक ही जवाब देना, जीआई, गैल्वेनाइजिंग आयरन, जस्तीकृत लोहा। फिर पूछेगा कि इसका व्यास बताओ सामान्यतः कितना होता है, तो आपको बताना है 6 या 8, दोनों में से कोई एक आ जाए तो एक बताना है। अगर गलती से दोनों लिखे हैं तो पहली प्राथमिकता 8 को देनी है, 8 को देनी है पहली प्राथमिकता। 8 ऑप्शन में नहीं है तो 6 को देनी है, तो 8 या 6 में दोनों में से कोई एक मिलेगा। नहीं, वो शब्द देगा, वो शब्द ये देगा कि अर्थिंग प्रणाली में न्यूनतम व्यास का अर्थ वायर होता है, यानी इससे कम नहीं कर सकते, तो हम फिर 14 करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, न्यूनतम पूछे तो हमको 14 करना है, यानी इससे पतला हम यूज
नहीं लेंगे। मोटा आप चाहे कितना ही ले लो, लेकिन इससे पतला नहीं होना चाहिए। गलती से 14 ऑप्शन में नहीं हो तो 16 देगा, एक बार आ चुका है 16, लेकिन अपन को 14 से कम नहीं करना है। और मानक मान यानी स्टैंडर्ड मान पर न्यूनतम पूछे तो फिर 8 लेना है। कोई डाउट किसी को? तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट हम कहते हैं भाई साहब हमारे पास में 3 प्रकार के सब स्टेशन है। 3 प्रकार के सब स्टेशन है। एक पावर वाला है यानी बड़ा, पावर की जगह आप बड़ा भी लिख सकते हो, बड़ा सब स्टेशन। एक है सामान्य और एक है छोटा। अब इसमें उल्टा काम होता है, छोटे का प्रतिरोध ज्यादा होता है और बड़े का कम होता है। तो छोटे का कितना होगा 2 और बड़े का कितना होगा 0.5 यानी ना, अरे लग जा। और यहाँ पे बीच वाला बीच का ही रहेगा। तो यहाँ पे पावर सब स्टेशन का अर्थ प्रतिरोध, अरे कितना होगा 0. सामान्य सब स्टेशन का और छोटे स्टेशन का, ठीक है। यहाँ पे अब अर्थ ग्रिड, तो हम ये कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक अर्थिंग को समांतर में संयोजित किया जाता है तो बोलो क्या कहलाएगा? अर्थ ग्रिड कहलाता है। कौन सा ग्रिड? कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसे अर्थ ग्रिड हम कहते हैं। अब देखो, अर्थिंग इलेक्ट्रोड व भवन, भवन है, भवन के जस्ट आगे हम क्या करेंगे? अर्थिंग इलेक्ट्रोड गाड़ेंगे। और जब भैया अर्थिंग इलेक्ट्रोड गाड़ते हैं तो उसमें न्यूनतम गैप कितना होना चाहिए? न्यूनतम, और सामान्यतः होता है 2। सामान्यतः होता है 2। तो यहाँ पे ज्यादातर सामान्य पूछे तो भैया 2 मीटर तो होना ही चाहिए। अगर पार न पड़ी तो 1.5 मीटर का गैप तो होना ही होना चाहिए। फिर आगे कहता है कि साहब 2 है, 2 इलेक्ट्रोड, उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए? तो हम कहेंगे 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 5 मीटर का तो गैप दोनों के मध्य होना चाहिए। अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध जितना संभव हो उतना क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, कम से कम। अर्थात कोई अंकों में पूछ ले तो भाई 0.5 ऑप्शन में, यानी जितना छोटा मान लिखा हो ना उसको पहली प्राथमिकता दे दो। 4-5 ऑप्शन आएंगे और वो पूछे अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होता है इनमें से, तो जो सबसे छोटा मान है उसको पहली प्राथमिकता दो। सामान्य भूमि में अर्थिंग प्रतिरोध अधिकतम हो सकता है। पहली बात तो हम कह रहे हैं कि भैया प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि सामान्य भूमि में अर्थिंग प्रतिरोध अधिकतम कितना? 3 ओम। और गलती से पथरीली या रेतीली आ जाए तो 5 ओम हो सकता है। नियम कह दे कि ले यार इतना हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वैसे होना क्या चाहिए? कम से कम, कम से कम। अब अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कम करो। भाई हमने कह तो दिया कि जितना संभव हो उतना कम होना चाहिए। तो भैया कम कैसे होगा? अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर क्या डालो? ठीक है, उसमें और क्या डालो? क्या डालो? ठीक है, गड्ढे की क्या बढ़ा दो? गहराई बढ़ाओगे तो माटी सूखी निकलेगी, गीली, सीधी सी बात है। और यही तो हम चाहते हैं। तो गड्ढे की गहराई बढ़ा के भी हम प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रोड सॉरी कम कर सकते हैं, यानी चालकता बढ़ा सकते हैं। प्रतिरोध कम हो जाएगा, चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और धारा फटाफट नीचे चली जाएगी। इलेक्ट्रोड या प्लेट यानी पाइप का साइज, साइज का मतलब नीचे और लंबी दे करके उसका बढ़ा सकते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड का संयोजन बोलो किस क्रम में कर दें? यानी कि 2 या 2 से अधिक अर्थिंग है और हम भाई साहब गड्ढा भी खोदना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, हमारे पास पानी तेल या कोयला वोयला कुछ नहीं है, क्या करें? तो भाई साहब सपोज करो 1 का 6, 1 का 8, 1 का 4 है और इनको आप समांतर क्रम में जोड़ दो तो बोलो प्रतिरोध कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमको ये पता है कि प्रतिरोध समांतर में जोड़ते हैं तो जिनमें सबसे छोटा मान होता है उससे भी कम कुल प्रतिरोध होता है। यही तो हम चाहते हैं कि प्रतिरोध कम से कम हो। तो समांतर में जोड़ते ही प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई गड्ढे की गहराई के आधे से ज्यादा होनी चाहिए। यानी जैसे 4 मीटर का है तो भाई 2 मीटर से ज्यादा होना
चाहिए। तो ये थोड़ा आधे से ज्यादा, जैसे अभी अपन ने क्या किया, 2.5 से 4 मीटर का गड्ढा खोदा था ना पाइप वाला, तो उसमें पाइप कितना था, 2.5 का, तो 4 था अधिकतम, तो 4 का आधा 2 होता है, तो हमने 2 से ज्यादा है तो रखा। तो वही चीज कह रहा है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई जो है वो गड्ढे की गहराई के आधे से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और अर्थिंग तार अगर एमएम में पूछता है तो 2 मीटर से कम नहीं होना, और व्यास में पूछे तो अभी बताया था मैंने, अर्थिंग तार कितने से कम नहीं होना चाहिए, 14 SW से कम नहीं होना चाहिए। और एमएम में पूछे तो 2 mm से कम नहीं होना चाहिए। वैसे घरों में कहीं भी आप प्रयोग करो तो 4 mm का लगाया करो, मोटा मजबूत, ताकि धारा जल्दी से जल्दी नीचे चली जाए। सामान्यतः अर्थ इलेक्ट्रोड काय के बने होते हैं, यहाँ पे अर्थिंग तार सामान्यतः बना होता है, तो जीआई किया अपन ने, ठीक है। यहाँ पे यही पर्सन है। अब एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि वो धातु के रूप में पूछ रहा है, व्यास के रूप में पूछ रहा है। अर्थिंग तार सामान्यतः बना होता है, तो भैया जी आएगा। और यही क्वेश्चन, जैसे मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए, 8, 6, 10, 14, तो यहाँ पे कितना करेंगे, 8 का करेंगे। नेक्स्ट है भवनों में अर्थिंग तार, आ गया भवन, और भवन नहीं आएगा तो जी आई। विद्युत झटके से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अर्थिंग का, क्योंकि इसमें ईएलसीबी भी नहीं है। फिर जैसे दूसरा ऑप्शन लगाया, ईएलसीबी है, वीसीबी है, दोनों एबीसीबी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ईएलसीबी का प्रयोग करते हैं। निम्न में से मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है, अर्थ होता है। अब अर्थिंग तार की दोस्तों प्रणाली है यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा समझना है, ये थोड़ा सा और गहराई से एक पॉइंट आएगा। अर्थिंग प्रणाली, इसमें एक शब्द होता है टीटी, एक होता है आईटी, एक होता है एनटी, टीएन सॉरी, और टीएन जो है ये 3 प्रकार के हैं, टीएन टीएन टीएन, लेकिन उनके आगे क्या जोड़ा, एस, सी और सी एस, ठीक है। अब समझो इसमें क्या कह रहा है। इसमें एक तो टीटी है, तो एक तो पहला अक्षर और एक दूसरा अक्षर, ठीक है। ये 2 अक्षर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी देखो, एक पहला अक्षर है और एक दूसरा अक्षर है, इसमें भी पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तो भाई सब, इसमें टी और इसमें टी, दोनों में टी है, तो ये तो एक ही काम करेगा। इसमें टी दूसरा है, इसमें टी है, तो ये दोनों एक काम करेंगे। लेकिन इसमें आई है तो ये अलग काम करेगा। तो समझो, ये पहला जो टी है वो ये कहता है कि जो भी आपका सप्लाई सोर्स है ना, जैसे ट्रांसफार्मर है, उसमें आपने स्टार संयोजन बनाया और स्टार संयोजन से आप सप्लाई ले गए, तो इसमें आपने न्यूट्रल को अर्थ किया था क्या, किया था कि नहीं किया, किया था। तो ये पहला टी बता रहा है इस चीज को कि जो सप्लाई सोर्स है इसको डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड किया जाता है। तो पहला अक्षर क्या कह रहा है, इसमें पहला अक्षर टी यानी डायरेक्ट विद्युत सोर्स को ग्राउंड से जोड़ता, ये कौन बताएगा, पहला टी बताएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि पहले अक्षर की बात कर रहे हैं, और इसमें भी भैया पहला अक्षर ये है आई, यह विद्युत सोर्स को ग्राउंड से क्या रखता है, आई का मतलब होता है इंसुलेशन, यानी इंसुलेटर। तो अलग रख रहा है कि नहीं रख रहा, यानी कि ये विद्युत सोर्स है, उसको ग्राउंड से क्या रखेगा, अलग। अलग का मतलब है या तो बीच में कोई प्रतिरोध लगा देगा या बिल्कुल अलग रखेगा। जबकि टी कह रहा है कि मैं तो डायरेक्ट ग्राउंड करूंगा, ये कह रहा है कि मैं तो डायरेक्ट ग्राउंड नहीं रखूंगा, मैं तो बीच में कोई प्रतिरोध लगाऊंगा या इंसुलेटर लगाऊंगा या और कुछ लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे टी का मतलब ये हो ही गया टी, तो ये 2 ही है हमारे पास। फिर हम पढ़ते हैं दूसरा अक्षर क्या कहता है, दूसरा जो टी है यह उपभोक्ता के विद्युत उपकरण को ग्राउंड करता है। ये तो भाई हमने ट्रांसफार्मर की बात करी, घर में भी तो आप अर्थिंग करोगे, तो घर के उपकरणों को अगर अर्थ से जोड़ते हो तो वो आपका दूसरा टी बताएगा। सोर्स वाले को अर्थ करते हो तो पहला टी, और घर के उपकरणों को जोड़ते हो तो दूसरा टी बताएगा। यहाँ पे एन, एन का मतलब सीधा न्यूट्रल है, एन का मतलब क्या है, सीधा न्यूट्रल। और अन्य अक्षर की मैं बात करता हूँ, एस का मतलब सेपरेट यानी अलग विभाजित, एस का मतलब, सी का मतलब होता है कंबाइंड संयुक्त,
यानी दोनों काम करे, एक न्यूट्रल का भी काम करे और अर्थ का भी काम करे। तो अब देखो कैसे, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं टीटी प्रणाली। टीटी प्रणाली में यह है कि ये सोर्स हो गए दोनों, और सोर्स के अंदर बोलो इसको आपने ग्राउंड किया क्या, और ये आपका घर है, तो घर के लोड को भी आपने क्या कर दिया। तो हमने क्या पढ़ा था, पहला टी किसको, सोर्स को ग्राउंड करो, दूसरा टी किसे, तो घर को ग्राउंड करो, कर दिया दोनों, बस यही है। और इसके लिए हम कहते हैं कि ये बोलो कौन सी विधि है, बस इतना सा आपको करना है। यानी इस प्रणाली में सप्लाई सोर्स का कनेक्शन सीधे ग्राउंड से जोड़ते हैं और लोड को भी अलग से ग्राउंड किया जाता। तो अगर आपसे पूछे टीटी प्रणाली क्या है, तो बस एक लाइन याद रखना, सुरक्षित प्रणाली है। टीटी प्रणाली क्या है, सुरक्षित प्रणाली है, और इसमें लोड और सोर्स दोनों को अलग अलग करके हम ग्राउंड करते। नेक्स्ट हम कहते हैं आईटी प्रणाली। कौन सी प्रणाली, आईटी प्रणाली। अब ये आई क्या कह रहा है कि भाई ये जो मेरा सोर्स है इसको मैं ग्राउंड नहीं करूंगा, और गलती से अगर करते भी हो तो या तो कोई प्रतिरोध लगाओ आप, या कुछ और लगा करके ग्राउंड करो, डायरेक्ट आप नहीं जोड़ सकते। तो ये आई का मतलब इंसुलेटर, यानी कि यहां से जो आपका ग्राउंड है, यानी ग्राउंड नहीं कर सकते, और गलती से अगर करते हो तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, प्रतिरोध लगा दो। टी, दूसरा टी क्या कह रहा है, तो भैया दूसरा टी तो ये कहता है कि घर को आप क्या करो, अर्थ। तो देखो यहां से एक निकाला और यहां से लेकर इधर ले गया, यानी पर्सनल अर्थिंग, पर्सनल अर्थिंग। तो यहां से एक तो आ रहा ही है, और इसी में से ये टच किया और इसमें से ये ले गया, तो टी का मतलब ये हो गया। यह है कम सुरक्षित है। ये क्या है, कम। एक तो आप घर का पर्सनल अर्थ बनाओ, और एक सरकार के द्वारा अर्थ आ रहा है उसमें टच कर दिया, अब क्या पता हो तो टूटा पड़ा हो, तो रिस्क है ना। और एक घर का आप अर्थ बना रहे हो कि नहीं मैं तो भाई साहब खड्डा खोद के मेरा पर्सनल बनाऊंगा, क्योंकि इस पे मुझे पूर्ण विश्वास है। इस पे आपने अर्थिंग पे टच कर दिया तो भाई ये तो पता नहीं सही है खराब है। तो यह कम सुरक्षित विधि होती है। तीसरी आती है टीएन विधि। टी का मतलब तो है कि भाई साहब सोर्स को डायरेक्ट जोड़ दो, और एन कहता है न्यूट्रल। तो भाई न्यूट्रल ये रहा, तो न्यूट्रल यहां है, और न्यूट्रल को भी आप क्या करो, अर्थ करो। तो ये चीज है टीएन। इस प्रणाली में अर्थ तार व न्यूट्रल तार दोनों अलग अलग होते, जो अलग अलग ग्राउंड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यह सबसे सुरक्षित प्रणाली होती है। क्या, यह सबसे सुरक्षित प्रणाली है, और भारत में यही प्रणाली हम प्रयोग करते हैं। तो वेरी मोस्ट रहेगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलिएगा। अब यहां पे हम कहते हैं आ गया, हाँ जी, चलो। तो यहाँ पे हम कहते हैं टीएन प्रणाली है, और टीएन में कौन सी थी, फर्स्ट नंबर की टीएनएस। एस का मतलब क्या हो गया, सेपरेट, यानी अलग से। तो भैया यहाँ पे न्यूट्रल को तो आप ग्राउंड कर रहे थे, लेकिन अलग से एक और आ गई है, यहाँ पे अलग से एक और आ गई, यानी लोड। तो लोड को यहाँ अलग सेपरेट आपने किया है। दूसरी आती है यहाँ पे टीएनसी। सी का मतलब होता है कंबाइंड। सी का मतलब क्या है, कंबाइंड। यानी कि कंबाइंड का मतलब है कि यहाँ पर्सनल अर्थिंग तो था ही, लेकिन न्यूट्रल कह रहा है यार मैंने भी शामिल कर लिया, तो कैसे आ जाए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे न्यूट्रल तार भी मिक्स में आ गया, और अर्थिंग तार भी मिक्स में आ गया, और भाई साहब यहाँ गाड़ दिया, और इधर से ये सोर्स वाला भी गाड़ दिया, न्यूट्रल को भी गाड़ दिया, और भाई अर्थिंग को भी गाड़, सब कोई कंबाइंड कर लिया। तो ये, लेकिन ये विधि भाई साहब ज्यादा सुरक्षित नहीं है। तो हम कहते हैं यह विधि सबसे कम सुरक्षित है, इसने तो पूरी ऐसी की तैसी कर दी सबको मिला के। तो टी एन, यहाँ सी एस, यानी कंबाइंड भी है और सेपरेट भी है। इस प्रणाली में अर्थिंग तार को न्यूट्रल के मध्य भाग से संयोजित किया जाता है। यह सुरक्षित प्रणाली होती है।
इसमें दो या अधिक भाग से ग्राउंड किया जाता है। कैसे? यहां से जोड़ रहे हैं तो ये तो टी हो गया, ठीक है, एन का मतलब न्यूट्रल आएगा। यहां पे अपन कहते हैं आधा, यानी पर्सनल आ रहा था लेकिन बीच में से फिर इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। पर्सनल आ रहा था लेकिन फिर क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया और एंड में जाके इधर से, भाई हम दो या दो से अधिक जगह से जोड़ सकते हैं, आप यहां से जोड़ दो, आप इसको यहां से भी जोड़ सकते हो, आप इसको यहां से भी जोड़ सकते हो। तो अलग अलग जगह से इसको कह रहे हैं ना, इसमें दो या अधिक भाग से ग्राउंड कर सकते। तो दोस्तों ये थी हमारी इसकी तीन प्रणालियां। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा अर्थिंग चैप्टर।